जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि जीवन में मित्र कैसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक कौवा और मृग आपस में बड़ी ही मित्रता से रहते थे। दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख के साथी होने के साथ बाहर से आने वाले हर शत्रु का सामना करने के लिए भी एक हो जाते थे। कौवा वृक्ष पर रहता था। पीपल का वह पुराना पेड़ बहुत घना था। कौवे का घोंसला बहुत बड़ा था। उसमें उसके परिवार के अन्य सदस्य भी रहते थे। कौवे की पत्नी और 2 बच्चे भी मृग से बहुत प्यार था। मृग कौवे के बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल में घुमाने के ले जाता तो कौवा मृग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फल लेकर आता। मृग उन फलों को खाकर बहुत खुश होता। मृग और कौवे की यह मित्रता एक आदर्श मित्र में बदल गई थी। एक आदर्श मित्रता में बदल गई थी। यहां तक कि जंगल के दूसरे जानवर भी इनकी मित्रता को देखकर जलने लगे थे। किंतु ये दोनों तो अपनी दुनिया में ही मगन रहते। इन्हें किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं था। एक बार किसी दूसरे जंगल से एक गीदड़ इस जंगल की ओर आया तो उसने इस मोटे ताजे मृग को नदी किनारे घास चरते देखकर सोचा, इस मृग का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। एकदम मोटा ताजा है, इसे खाकर तो आनंद आ जाएगा। किंतु दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि मैं इसका मांस कैसे खा सकता हूं। मुझ में इतनी शक्ति तो है नहीं कि मैं इसका शिकार कर सकूं। गीदड़ एक झाड़ी के पास बैठकर सोचने लगा कि ये तो सभी जानते हैं कि गीदड़ का दिमाग हेराफेरी और चालाकी में सबसे तेज होता है। फिर ऐसे अवसर पर जब उसे भूख लगी हुई थी तो उसका दिमाग और भी तेजी से काम करने लगा था। उस गीदड़ ने झट से योजना बनाई कि पहले तो इस मृग से मित्रता की जाए, फिर धोखे से इसे अपना शिकार बनाया जाए। यही सोचकर गीदड़ वहां से उठा और बड़े आराम से टहलता हुआ उस मृग के पास जा पहुंचा और बोला, भैया राम राम। मृग ने अपने सामने खड़े गीदड़ को आश्चर्य से देखा, जैसे उसे पहचानने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर थोड़ी देर के पश्चात बोला, भैया मैं तो आपको जानता तक नहीं। तुम्हारी हमारी काहे की राम राम। भैया आप मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ, मगर मैं तो आपको जानता हूं। मैं भी बहुत वर्षों से इसी जंगल में रह रहा हूं, मगर यह तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी मित्रता से आज तक वंचित रहा। जबकि मुझे यह पता है कि मृग जाति तो सच्ची मित्र होती है। देखो ना, हम लोगों को हर समय शेर, हाथियों, भेड़ियों, लोमड़ियों का डर लगा रहता है। यदि हम लोग आपस में मित्रता बनाए नहीं रखेंगे तो यह लोग हमें जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु बिंतु अब कुछ नहीं चलेगा। अब तो चलेगी हमारी मित्रता। देखो भैया, मेरा इस जंगल में कोई भी मित्र नहीं है। मैं अकेला बहुत उदास रहता हूं। बस एक बार अपने मुंह से ये कह दो कि तुम मेरे मित्र हो। मृग बहुत देर तक उस गीदड़ के उदास चेहरे की ओर निहारता रहा। उसे क्या पता था कि गीदड़ ये सब नाटक कर रहा है। भोला भाला मृग उस चालाक गीदड़ की चाल में फंस गया। उसने उस पर दया करते हुए कहा, ठीक है भाई, यदि तुम्हें सचमुच किसी मित्र की खोज है तो आज तुम्हारी यह खोज पूरी हो गई। मुझे अभी से अपना मित्र समझो। दोनों मित्र देर तक बैठे आपस में बातें करते रहे। गीदड़ तो चालाक था ही, वह मीठी मीठी बातों में मृग को फांसते हुए यह सिद्ध करने का यत्न कर रहा था कि मैं ही तुम्हारा सबसे सच्चा व विश्वसनीय मित्र हूं। शाम होते ही दोनों मित्र वहां से अपने अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही मृग वापस अपनी गुफा की ओर आया तो वृक्ष पर बैठे उसके मित्र
कौवे ने दूर से ही उसके साथ आते हुए गीदड़ को देख लिया। जैसे ही वे दोनों वृक्ष के नीचे पहुंचे तो कौवे ने मृग से पूछा, मित्र, तुम्हारा साथ ये कौन है? भैया, यह बेचारा गीदड़ है जो जंगल में अकेला भटक रहा था। इसका कोई मित्र नहीं है। यह हमसे मित्रता करने आया है। अब यह हमारे साथ ही रहेगा। कौवे ने मृग के कान में धीरे से कहा, देखो मित्र, राह चलते किसी भी अज्ञात प्राणी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। विद्वानों का भी ये कहना है कि जिस भी जीव या प्राणी के बारे में आपको कुछ जानने, उसके वंश के बारे में कुछ भी पता ना हो, उसे कभी अपना मित्र मत बनाओ। यह सुनकर गीदड़ को एकदम गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कौवे से पूछा, जिस दिन तुम्हारी मृग से पहली भेंट हुई थी, क्या उस दिन तुम उसके वंश के बारे में कुछ जानते थे? यदि इसका उत्तर नहीं मैं, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम दोनों का प्यार व्यवहार दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? यदि उसका उत्तर नहीं में है, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम दोनों का प्यार व्यवहार दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? कहते हैं कि जहां कोई विद्वान नहीं होता, वहां साधारण बुद्धि वाले प्राणी का ही सम्मान किया जाता है। जैसे कि जिस स्थान पर अन्न कोई पेड़ ना हो, वहां पर अरंड का पौधा ही वृक्ष माना जाता है। यह सब सुनकर मृग ने कहा, देखो भैया, हमें आपस के सारे झगड़े भूलकर मिलजुल कर ही रहना चाहिए। एकता में बड़ी शक्ति है। जो लोग नेक दिल व ऊंचे विचारों के होते हैं, उनके लिए तो संसार के सभी प्राणी एक परिवार की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार से कौवा मेरा मित्र है, उसी प्रकार आज से तुम भी मेरे मित्र हो। हर कठिन घड़ी में मित्र ही मित्र के काम आता है। किंतु मित्र मृग, कौवे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मृग ने उसकी बात काट दी और बोला, देखो मित्र, इस तरह विवाद करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें तो यह मानकर चलना चाहिए कि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो एक है उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जो बिखर जाएंगे वे टूटेंगे। ये बात भी मत भूलो कि इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। यदि कोई मित्रता और शत्रुता की कसौटी है तो वह है प्राणी का व्यवहार। कौवे ने जान लिया कि मृग उसकी बातें सुनने वाला नहीं है। अब उसके सामने एकमात्र मार्ग यही था कि वह उसकी बात मान ले। दोनों में से एक को तो बात माननी ही होगी। इस तरह से वे तीनों उस वृक्ष के आसपास ही रहने लगे। सुबह उठते ही वे तीनों अपने धंधे पर चले जाते और शाम होते ही वापस उसी पेड़ के पास आ जाते। फिर तीनों मिलकर एक दूसरे से अपने मन की बातें करके दिल बहलाते, सुख दुख की बातें करते। किंतु गीदड़ हर पल बेचैन सा रहता, क्योंकि उसके मन में तो पाप था। वह तो मृग को मारकर खाने के लिए व्याकुल था। हर समय यही सोचता रहता कि उसकी इच्छा कैसे पूरी हो। एक दिन उसकी पैनी बुद्धि में नई योजना ने जन्म लिया। गीदड़ बड़े रहस्यमय ढंग से हंसता हुआ मृग के पास पहुंचा। कहो मित्र, आज कुछ अधिक ही प्रसन्न दिख रहे हो। मृग ने पूछा, क्या बात है? भैया, कभी कोई नई योजना मन में आ जाने पर मन को खुशी तो होती है। कौन सी नई योजना बनाकर लाए हो? इस योजना से हमें बड़ा लाभ होगा। वह तो मैं जानता हूँ, हर मित्र दूसरे मित्र की भलाई के लिए ही सोचता है। फिर तुम हो भी बहुत चतुर। अवश्य कोई लाभदायक योजना ही बनाकर लाए होगी। देखो मित्र, इस जंगल के पास ही एक हरा भरा खेत है। वहां एकांत भी है। वहां जाकर चरने में दो आनंद ही आ जाएंगे। आज वही चलते हैं। बड़ी हरी और मुलायम पत्तियां हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मृग ने कहा। अगले दिन गीदड़ मृग के साथ उस खेत में गया। हरियाली वाले उस खेत को देखकर मृग तो बहुत ही खुश हुआ। ज्वार का हरा भरा खेत ऐसा जंगल वासियों को बहुत ही कम देखने को मिलता था। उसने गीदड़ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बड़े प्यार से उसका मुंह चूमते हुए बोला, वास्तव में ही तुम मेरे सच्चे मित्र हो, जो मेरे लिए ऐसा खेत ढूंढा। गीदड़ ने होठों पर बनावटी हंसी लाते हुए कहा, अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब तुम इस ज्वार को
मजे से खाओ और प्रभु के गुण गाओ। मृग ने जी भरकर ज्वार खाई, फिर दोनों वापस आ गए। अब मृग हर रोज उस खेत में रात के समय जाता और अपना पेट भरकर वापस आ जाता। गीदड़ तो अपनी चाल चला चुका था, अब तो वह अपना दाव मारने वाला था। 2-3 दिन के पश्चात रात में जैसे ही मृग उस खेत में पहुंचा तो वह जाल में फंस गया। उस जाल में फंसे मृग ने सोचा कि इस दुख और संकट के समय तो मेरा मित्र गीदड़ ही मुझे बचा सकता है। उसी समय गीदड़ भी वहां आ गया। अपने मित्र को जाल में फंसे देखकर वह बहुत बहुत दुख प्रकट करने लगा, लेकिन मन ही मन बहुत खुश था कि उसकी चाल सफल हो गई। अभी थोड़ी देर में इस खेत का मालिक आएगा और मृग को जान से मारकर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। फिर इस मृग का सारा मांस मैं बड़े आनंद से खाऊंगा, मेरी हार्दिक इच्छा भी पूरी हो जाएगी। गीदड़ बड़े मजे से वहीं पर बैठ गया। वह तो अपनी इच्छा की पूर्ति होने की संभावना से प्रसन्न हो रहा था। मित्र, तुम तो बड़े आराम से बैठ गए, मैं तो यहाँ मौत के मुंह में फंसा हूं। मैं कोई उपाय सोच रहा हूं। मित्र, यह सोचने का नहीं, करने का समय है। तुम जल्दी से इस जाल को काटकर मुझे मुक्त कर दो, नहीं तो खेत का मालिक आकर मुझे मार डालेगा। बड़े लोगों ने कहा है, मुसीबत में मित्र की, युद्ध में योद्धा की, उधार में व्यवहार की, धन न रहने के से पत्नी की, संकट में मित्रों की परीक्षा होती है। यही नहीं, यह भी कहा गया है कि खुशी के अवसर पर, दुखों के मौके पर, अकाल पड़ने पर, राज्य क्रांति पर, संकट में, अदालत में जो भी साथ रहता है वही सच्चा मित्र होता है। गीदड़ बड़ा घाघ था, उस पर मृग की बातों का भला क्या असर होता। उसने केवल उसका मन रखने के लिए जाल को देखा और ठंडी आ भरते हुए बोला, मित्र, मैं तो वास्तव में ही बड़ा विवश हूं, क्योंकि यह जाल तो चमड़े का बना हुआ है। तुम्हें यह तो पता है कि मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूं और दुर्भाग्य से आज मंगलवार है, इसलिए मैं चमड़े को मुंह लगाकर पापी नहीं बनना चाहता। मित्र, तुम मेरी विवशता को समझो। हाँ, मैं वचन देता हूं कि सुबह होते ही जैसे मेरा व्रत पूरा होगा, मैं इस जाल को काट दूंगा। इतना कहकर गीदड़ पास ही झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और उस मौके की प्रतीक्षा करने लगा जब किसान आकर मृग को मार फेंकेगा। उधर कौवे ने देखा कि इतनी रात बीत जाने पर भी उसका मित्र मृग नहीं आया तो उसे बहुत चिंता हुई। वह बेचारा इधर उधर अपने मित्र को खोज करने लगा। जंगल में चारों ओर खोजते हुए आकर उस खेत तक आ ही पहुंचा जहां पर मृग बेचारा जाल में फंसा हुआ था। कौवे ने पूछा, अरे मित्र, ये क्या, तुम जाल में कैसे फंस गए? मृग बेचारा लज्जित हो गया। वह अपनी आंखें नीची करके कहने लगा, मित्र, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, यह उसी का फल है। बुद्धिमानों ने ठीक ही कहा है कि जो प्राणी अपने शुभ चिंतकों की बात नहीं मानता, विपदा सदा उसके सिर पर मंडराती रहती है, वह प्राणी अवश्य शत्रुओं का शिकार होता है। अरे कहाँ है वह मक्कार गीदड़? कौवे ने पूछा। हिरन कहने लगा, यहीं कहीं मेरा मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह दुष्ट पाजी धोखेबाज बोलता है कि मैंने आज व्रत रखा हुआ है, इसलिए चमड़े का जाल नहीं काट सकता, पाप लगेगा। मित्र, मैं जानता था कि गीदड़ की जात कभी विश्वसनीय नहीं होती। जिनका अंतिम समय आ जाता है वे बुझते हुए दीपक की गंध नहीं सूंघ सकते, ना ही वे मित्र की बात सुनते हैं और ना अरुंधति तारे को देख सकते हैं। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, मुंह पर मीठी बातें करते हैं, वैसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वे तो विष भरे घड़े के समान हैं, इसके ऊपरी भाग में थोड़ा सा दूध भरा रहता है। यह कहते हुए कौवे ने एक लंबी सांस ली और फिर कहने लगा, धोखेबाज गीदड़, एक दिन बिन आई मौत मरोगे। विश्वासघाती, तुम लोग सदा ही भले जीवों को ठगते हो। यह कोई नई बात नहीं है, युगों से ऐसा होता आ रहा है। चोर, बेईमान, ठग, धोखेबाज प्राणी सीधे साधे प्राणियों को बुद्धू बनाते रहते हैं। भगवान से तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, ऐसे पापियों को इस पृथ्वी से उठा लो, ऐसे लोगों का सर्वनाश कर दो। कुछ क्षणों बाद कौवा फिर बोला, मृग भाई, भविष्य में कभी भी किसी पापी, अनजान और दुष्ट से मित्रता न करना। धोखेबाज और पापी तो ऐसे ही होते हैं। कोई जलते हुए अंगारे को पकड़ ले तो उसका हाथ तो जलेगा ही। कौवा और मृग बातें करते रहे। कौवा अपने मित्र को इस हालत में छोड़कर जा
भी नहीं सकता था। सुबह होते ही कौए ने देखा कि खेत का मालिक हाथ में लाठी लिए चला आ रहा है। कौआ समझ गया था कि अब वह उसके मित्र की हत्या करके ही दम लेगा। वह बोला, मित्र देखो, सामने से खेत का मालिक आ रहा है। वह आते ही तुम्हें मारना चाहेगा, मगर तुम धरती पर लेटकर अपना पेट फुला लो, सांस रोक लो, जिससे तुम्हें देखकर वह यह समझेगा कि तुम पहले ही मर चुके हो। बस तुम्हें मरा हुआ समझकर वह जाल में से तुम्हें निकाल देगा, क्योंकि वह अपना जाल तो वापस लेकर ही जाएगा। फिर जब मैं शोर करूंगा तब तुम जल्दी से उठना और भाग जाना। मृग ने अपने मित्र की बात मानी और धरती पर सांस रोककर लेट गया। उसने अपने पेट को भी फुला लिया। किसान खेत में आया और उसे इस हालत में पड़ा देखकर समझ गया कि यह तो मेरे आने से पहले ही मर चुका है। उसने आगे बढ़कर अपने जाल की रस्सियां खोल दी। तभी कौआ बोल उठा, बस। फिर क्या था, उसी समय मृग छलांगे लगाता हुआ हवा की गति से भागने लगा। ओए बदमाश, दुष्ट, धोखेबाज, फरेबी, तूने मुझे ही उल्लू बना दिया। क्रोध से भरे किसान ने अपने हाथ में पकड़ी लाठी जोर से उस भागते हुए मृग पर खींची मारी। वह लाठी मृग को तो नहीं लगी, किंतु झाड़ियों में छुपे हुए गीदड़ को जा लगी। लाठी गीदड़ के माथे पर लगी थी, जिसकी चोट से उसका माथा फट गया और गीदड़ के गले से एक दर्द भरी अंतिम चीख निकली। चीख के साथ ही उसने दम तोड़ दिया। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि 3 बरस, 3 महीने, 3 पक्ष अथवा 3 दिन में ही प्राणी अपने किए हुए प्रबल पाप का पुण्य का फल पा लेता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह पाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।